बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अब हमारी ये प्रिपरेशन क्लास है और इस क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पेपर आया है और उस पेपर के तहत कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। जैसे मिसाल के तौर पे सवाल लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। बाकायदगी से दो हेडिंग आपको याद करनी है और इस दोनों हेडिंग का आपने जवाब देना है। क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो इफेक्ट है, सही है, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। यहाँ हम देखें, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ होगा कि फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन का रेट होता है, यानी कि जो उसकी स्पीड होती है, ठीक है, वो किन फैक्टर्स की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट आता है, तो वो हमने पढ़ना है। ठीक है, ये देखें, नंबर 1 कंसंट्रेशन की वजह से। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है तो लाजमी सी बात है भाई स्पीड भी बढ़ जाएगा। नेचर, बाज रिएक्शन का नेचर ही ऐसा होता है कि वो फास्ट होते हैं, बाज रिएक्शन का नेचर होता है वो स्लो होते हैं। सरफेस एरिया, हमने कहा था कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन उस हिसाब से उसके रेट में फर्क आएगा। टेम्परेचर और कैटलिस्ट। अब जो आमना आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है वो क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि दिस वन, एंड कंसंट्रेशन, दिस वन, ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहा है? ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं या कंसंट्रेशन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो आप बताइएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर 8 का बाकायदगी से एक जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसका आपका एक एक पैराग्राफ के अंदर आंसर आएगा। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसको हमने इस तरह सॉल्व नहीं करना, ये तो एक लर्निंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपने एक दूसरे सवाल के ऊपर टिक लगाया हुआ है, वो है स्टेट पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखनी है आपने। ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है और वो हम यहाँ पर करा देते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है Ca+2 और Z इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। +2 जब आया है तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आप एक लोकल तरकीब आपको बता रहा हूं, जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आए तो आपने उसका उलट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ +2 आया है ना, तो आप 20 में से 2 माइनस कर देंगे, 18 बचा। ठीक है, अब आपके पास जो कैल्शियम है उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 20 नहीं है। Z एटॉमिक नंबर को कहते हैं जो 20 था, लेकिन कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। इस 18 इलेक्ट्रॉन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गए आपके 10 11 12 और 3p6, 12 और 6 18, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सिंपल। अगला इन्होंने पूछा है आपसे Br, इसके ऊपर एक माइनस है और Z इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब आप देखें माइनस है तो हम उलट करेंगे, 35 में एक प्लस कर देंगे, ये हो गया 36। ठीक है भाई, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 4s2, फिर 3d। अब जरा हम काउंट करते हैं, 6 4 10 20 30, फिर 3d के बाद आएगा 4p6। ठीक है, ये हम n+l रूल के तहत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है आमना बेटा, और बाकी बच्चे भी। अब उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आपने टिक लगाया है वो है कि डिफाइन डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आपने बताना है। किसी भी एक कंपाउंड के दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको हम डायपोल कहते हैं। अब इन्होंने हमें ये कहा कि डायपोल मोमेंट आपने बतानी है CO2 की और CCl4 की 0 होती है। ये देखें, CO2
या CCl4 की डायपोल मोमेंट 0 होती है, आपने बताना है क्यों। क्योंकि हम ये कहेंगे कि कार्बन इज डबल बाउंड विथ 2 ऑक्सीजन, और दूसरे केस में कार्बन जो है वो इज सिंगली बाउंड विथ 4 क्लोरीन। सही है। अब होगा क्या कि सेम पावर से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा होगा। मिसाल के तौर पे ये ऑक्सीजन अपनी पावर से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अपनी पावर से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो और यहां पर आपके पास चारों तरफ से सेम पावर लग रही होगी अपनी तरफ खींचने वाली। ठीक है। तो जब चारों तरफ से या दोनों तरफ से सेम पावर आ रही है तो ये कार्बन अपनी ही जगह रहेगा, ये हिलेगा नहीं। मिसाल देता हूं मैं आपको, ये एक शख्स है, ठीक है, इसको एक तरफ से दो आदमी धक्का लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से इसको एक आदमी धक्का लगा रहा है, तो ये आदमी किसकी तरफ चला जाएगा? ऑब्वियसली इस तरफ, क्योंकि फोर्स ज्यादा है। सही है। अब अगर मैं ये कहूं कि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, तो अब ये कहीं भी नहीं जाएगा भाई, ये अपनी जगह खड़ा रहेगा। ठीक है, जिसको हम जो है वो इक्विलिब्रियम फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि सारी तरफ से नेट फोर्स जीरो बन रही होती है, हर फोर्स एक दूसरे को काट रही होती है, इस वजह से इसका डायपोल जीरो होता है। और ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक रीजन है। इसका भी जवाब आपको जो है वो 2 लाइन के अंदर लिखना होता है। ठीक है, और ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऐसे रीजंस मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने एक क्वेश्चन भेजा है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा जरा, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? प्रॉपर आ रही है? आमना, आयरा, फातिमा, हादिया, आवाज बेटा प्रॉपर आ रही है मेरी? जी। अब अगला सवाल है हमारा, वो जो हमारा अगला सवाल है वो मैं यहां लिख देता हूं। वो है आपका वैन 400, ये सवाल बड़ा अच्छा है। 4000 जूल of heat is added to a gaseous system, मैं जरा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, at constant pressure of 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, its internal energy is 500 joule. Calculate change in the volume. ये मैंने जरा थोड़ा सवाल को ना शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, मैंने जरा शॉर्ट करके लिखा है, जो मैंने बोला है वो सवाल पूरा मैंने सही बोला है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा और इस सवाल को हम जरा सॉल्व करते हैं। इन्होंने पूछा है, मैं यहाँ डेटा बनाना शुरू करता हूँ। ये आप सबको पता है चैप्टर नंबर 5 का है, और हमने आपको कहा था चैप्टर नंबर 5 में डेटा आपने बना लिया तो आप समझे सारा काम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखें ना, ये वाले सवाल आपका कौन सा होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और एक आपका और फार्मूला था डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो आप सब जानते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसका डेटा। डेटा ये बनाता है कि हमारे पास हीट को हम क्यू कहते हैं, वो है हमारे पास 4000 जूल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास हीट जो है वो प्लस में है कि माइनस में। यहाँ पर लफ्ज आ रहा है एडिड, यानी कि हीट आ रही है, एंडोथर्मिक है, तो हीट आपके पास प्लस में शुमार की जाएगी। ओके, अगर हीट रिलीज हो रही होती तो माइनस में आती। ठीक है भाई, प्रेशर कितना है आपके पास? 101,300 एन एम स्क्वायर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम डेल्टा ई कहते हैं वो कितना है आपके पास? 500 जूल। मालूम क्या करना है? चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू की जगह लेंगे 4000 माइनस पी की जगह लेंगे 101300 डेल्टा वी। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा ई की जगह इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 500। अब जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, सही है। अब हम इसको जरा शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो शिफ्ट कैसे करेंगे हम, जरा ये देखिएगा कि ये जो हमारे पास Q इधर प्लस में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास पहले मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, पहले मैं फॉर्मूला बना देता हूँ। ठीक है, फिर वैल्यू डालेंगे हम। डेल्टा V इज इक्वल टू, ये Q इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, डेल्टा E माइनस Q डिवाइडेड बाय P। बल्कि डेल्टा E माइनस Q नहीं होगा, इसको हम ना इस तरह देखते हैं। हम एक काम करते हैं, ये माइनस P डेल्टा V को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू Q। ठीक है भाई, ये Q बन गया इस तरह। अब हम क्या करेंगे इसको कि इधर से हम P को इधर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P। डेल्टा E प्लस में है उधर जाके माइनस में आएगा। ठीक है, ये बनेगा फॉर्मूला। Q माइनस डेल्टा E होगा, डेल्टा E माइनस Q नहीं होगा। ठीक है, जरा इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक दफा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले P डेल्टा V को दूसरी तरफ लेके गए, वो माइनस से पॉजिटिव हो गया, फिर वहां से P चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया और डेल्टा E Q से जाके माइनस हो गया। अब हम वैल्यूज डाल देंगे। डेल्टा V इज इक्वल टू Q है हमारे पास 4000 माइनस इंटरनल हीट है हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 101300। अब यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका डेल्टा V कहलाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आया आमना? देखिए आपको थोड़ा सा ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया होगा, ये मैं जरा दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। डेल्टा E इज इक्वल टू P, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ये Q माइनस P डेल्टा V उधर गया, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू Q। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से डेल्टा E प्लस था ये उधर गया तो ये हो जाएगा आपका Q माइनस डेल्टा E और P मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका डेल्टा V का। हमने इसके ऊपर वैल्यू डाली। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आंसर आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके ये सवाल कंप्लीट हुए। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक सवाल और है और वो सवाल अबू बकर ने भी करवाया था, अबू बकर ने भी पूछवाया था वो सवाल, और वो सवाल हमारे पास हमारे कल के टॉपिक से रिलेट करता हुआ है। क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर on the following system at equilibrium state।
अब इन्होंने हमें पहली इक्वेशन दी है N2 प्लस 3H2 डबल साइडेड एरो यानी कि रिवर्सेबल रिएक्शन 2NH3 प्लस हीट, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दी है इन्होंने हमें N2 प्लस O2 प्लस हीट डबल साइडेड एरो 2NO। ये सवाल जरा गौर से सुनिएगा, टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत आसान और सिंपल इसका आंसर आता है। ये असल में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल था। मैंने आपको कहा था ना कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में होता क्या है कि आपके पास चार तरीकों से सराउंडिंग इफेक्ट आ जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, कैटलिस्ट और कंसंट्रेशन। अब उन चार वजहों से क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इक्विलिब्रियम स्टेट अपने आप को संभालने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड की तरफ लेकर जाती है। अब इन्होंने यही चीज पूछा है। इन्होंने हमसे ये कहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन डाल दी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने ये बताना है कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं तो बताएं ये क्या होगा। सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे और यहां लिखेंगे इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही है भाई, ये हमने हेडिंग डाल दी। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम एक बात तो हम ये देख लेंगे, और वो बात क्या होगी हमारे पास, since the above reaction is exothermic। अब कोई बच्चा मुझे ऑडियो जरा ऑन करके बताए कि ये जो है वो कैसे एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये मैंने कैसे पहचाना, ये कैसे पहचाना कि हमारा जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोई बच्चा जरा रिकॉर्डिंग को ऑन करके बताए। सर क्योंकि प्रोडक्ट में हीट नजर आ रही थी। क्योंकि प्रोडक्ट में हीट नजर आ रही थी, हम इससे समझ गए कि ये हमारा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब हम जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हम पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। सही है भाई, यानी कि ये हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एंडोथर्मिक में अगर हम रिएक्टेंट में इंक्रीज करते हैं, चूंकि उसको इंक्रीज ही चाहिए थी, सही है, तो फिर वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर हमने रिएक्टेंट के अंदर ज्यादा जो है वो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब ये बैकवर्ड रिएक्शन क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक सुन ले। ये लॉजिक मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो आपका नाइट्रोजन है और ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, इनको टेम्परेचर चाहिए नहीं, ये तो एक्सोथर्मिक है, ये तो खुद एयर टेम्परेचर बाहर निकाल रहा है। अब अगर आप इनको टेम्परेचर दे देते हैं, सही है, तो क्या होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, उसको तो चाहिए ही नहीं था, आपने तो उसको और टेम्परेचर दे दिया, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। अब चूंकि आप इसके साथ साथ एक पॉइंट का और इजाफा करेंगे, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर
बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आवाज आ रही है मेरी? अबे यार ये अचानक बंद हो जाता है ना, इससे मुझे गुस्सा आता है। जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी, बॉयज एंड गर्ल्स? जी सर, आ रही है अब। हाँ ओके ओके ओके। अब हम इसी जी को, सर, अब आ रही है, लेकिन अभी कट रही थी बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, चले अब हम इसी चीज को ना फिर हम दोबारा यू भी लिखेंगे, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर more product is formed and forward reaction takes place। हमने दोनों पॉइंट लिख दिए। अब लगे हाथ मुझे आप दूसरे वाले का यानी कि इसका आप बता दें, इफेक्ट इन, जी बच्चों बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बेटा मेरी? बच्चों बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो आमना आयरा बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है जी सर, क्लियर? अब आ रही है। हाँ चलें बेटा, तो फिर जरा हम चलें। अब जब हमने इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर कर लिया, तो अब ये दूसरे वाले का आप जरा साउंड रिकॉर्ड ऑन करके जरा मुझे बताएं, ठीक है? अब ये वाली जो इक्वेशन है ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? ये आपकी एंडोथर्मिक है, ठीक है? अगर अगर इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अब क्या होगा? आपका मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, हैंस फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर? बात समझ में आई? हमारे पास एक्सोथर्मिक था तो रिएक्टेंट में इंक्रीज करेंगे तो उल्टा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक था रिएक्टेंट में इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब इन्होंने साथ साथ हमें दूसरी चीज भी पूछी थी और वो था प्रेशर, ठीक है? हमने एक चीज देखी थी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हम इसमें सबसे पहले मोल गिनते हैं, है ना भाई? यहां आप देखें 1 मोल, यहां 3 मोल, टोटल कितने मोल हैं? टोटल 4, और यहां कितने हैं? 2। जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होते हैं, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, सही है? तो अब क्या होगा? अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इफ वी इंक्रीज प्रेशर तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि पहले ही नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट के ज्यादा थे, अब आप और उसको जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब हम यहां पर देखें तो यहां पर आपके एक और एक यानी कि 2 मोल हैं और यहां पर भी 2 मोल हैं, ठीक है? अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हेडिंग डालेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या चीज देख चेक कर रहे हैं, वो ये कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। इफ
number of moles is equal, then increase in pressure does not affect। आई बात समझ में? ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को